अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस सम क्लिनिकल्स फ्रॉम द अपर लिम और ये सारे क्लिनिकल्स मैं KLM से डिस्कस करूँगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और हाई यील्ड क्लिनिकल्स है, जिसमें से रिपीटेडली जो MCQs बन सकते हैं, जो वाइवा में पूछा जा सकता है और जो SCQs में पूछा जा सकता है। सो कम टू द फर्स्ट पॉइंट, nerve which are in direct contact with humeral shaft. So axillary nerve is in direct contact to surgical neck. So when there is a damage of surgical neck, so there is most likely कि axillary nerve damage होगी. Radial nerve is in direct contact to the radial groove which is present on the back side of the humerus. तो अगर mid humeral fracture होगा, shaft fracture, तो एज अ रिजल्ट रेडियल नर्व डैमेज होगी. हमें इन सब नर्व्स के जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ फंक्शंस पता होना चाहिए कि ये किसको मोटर सप्लाई करती है एंड व्हाट इज इट्स सेंसरी सप्लाई. बिकॉज जब ये डैमेज होगी तो जो इसकी मोटर इनर्वेशन होगी वो एंड हो जाएगी और जो इसकी सेंसरी इनर्वेशन होगी वो भी एंड हो जाएगी. एज अ रिजल्ट ऑफ रिमूवल ऑफ द मोटर सेंसेशन, मोटर इनर्वेशन जब एंड होगी तो वो मसल की एट्रोफी हो जाएगी. Medial nerve is in direct contact to the distal end of the humerus. So this is upper end is the proximal end of the humerus, where the lower end near the elbow is the distal end of the humerus. तो यहाँ पे medial nerve होती है direct contact में, और ulnar nerve is in direct contact to the medial epicondyle. तो इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फनी बोन वाला क्लिनिकल है, वो आगे डिस्कस होगा, जो कि बहुत पूछा जाता है. तो अब डैमेज टू दीज पार्ट cause the damage to these nerves. तो ये कोई भी MCQ पूछा जा सकता है कि there is a damage of the distal end of the humerus, तो which nerve is most likely to damage. So distal end पे medial nerve है, damage to the medial epicondyle, then which nerve is most likely to damage. So this is ulnar nerve. So mid humeral shaft fracture अगर हो तो which nerve is most likely to damage. तो मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, radial nerve is most likely to be damaged. तो अब मैं कुछ जो पॉइंट डिस्कस करूँगा वो रिलेटेड टू रेडियल नर्व होंगे. अब जब रेडियल नर्व डैमेज होगी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर रेडियल नर्व मिड ह्यूमरल शेफ्ट वाली जगह पे डैमेज होती है तो रेडियल नर्व की हमें सप्लाई पता होनी चाहिए. रेडियल नर्व ऑल्सो सप्लाई द ट्राइसेप मसल. बट अगर ये मिड ह्यूमरल शेफ्ट अगर डैमेज होता है, वहाँ पे डैमेज होती है, तो हमारे पास ट्राइसेप की नर्व सप्लाई डैमेज नहीं होगी. बेसिकली ट्राइसेप हैज़ 3 हेड्स और इसको रेडियल नर्व सप्लाई करती है. ट्राइसेप के 2 हेड्स को रेडियल नर्व मिड ह्यूमरल शेफ्ट पे पहुंचने से पहले सप्लाई कर चुकी होती है. अगर मिड ह्यूमरल शेफ्ट का डैमेज होता है तो सिर्फ ट्राइसेप का एक हेड है जिसको इनर्वेशन नहीं जाएगी, बाकी 2 हेड्स को इनर्वेशन पहले जा चुकी होगी. रेडियल नर्व करती रेडियल नर्व भी सप्लाई है, बट वो पहले कर चुकी होती है. तो इसलिए ट्राइसेप इज़ नॉट कम्प्लीटली पैरालाइज इन दिस केस. अगर तो ट्राइसेप को सप्लाई करने से पहले यानी मिड ह्यूमरल शेफ्ट से ऊपर ही रेडियल नर्व डैमेज हो जाती है तो ट्राइसेप कंप्लीटली पैरालाइज हो जाएगा. तो ये आप लोगों ने याद रखना है. इन केस ऑफ मिड ह्यूमरल शेफ्ट फ्रैक्चर ट्राइसेप इज नॉट कंप्लीटली पैरालाइज बिकॉज उसके 2 हेड्स की सप्लाई मिली होती है. ओनली 1 हेड डिडंट गेट द सप्लाई एज अ रिजल्ट ऑफ मिड ह्यूमरल शेफ्ट फ्रैक्चर. अब पूछा जा सकता है कि कौन से हेड को सप्लाई नहीं मिली होगी. तो जब द मीडियन हेड विल गेट डी इनर्वेटेड, यानी मीडियन हेड को सप्लाई कट हो जाएगी अगर मिड ह्यूमरल शेफ्ट फ्रैक्चर होगा. So injury to the radial nerve superior to the region of its branches to the tricep result in the paralysis of. अगर ये mid humeral shaft से पहले ही डैमेज हो जाती है तो कौन कौन से नर्व डैमेज होंगी. ट्राइसेप मसल completely पैरालाइज हो जाएगा. तब brachioradialis, supinator, extensors muscle of the wrist and fingers और loss of sensory supply. अब देखें आप इसमें आपको पता होना चाहिए रेडियल नर्व डैमेज वो पूछ सकते हैं. रेडियल नर्व डैमेज हुई है वो लोकेशन लाजमी बताएंगे कि किधर रेडियल नर्व डैमेज हुआ, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने आंसर लगाना है. तो अगर तो रेडियल नर्व ट्राइसेप को सप्लाई करने से पहले हो जाती है डैमेज टू ट्राइसेप, ब्रेकियोरेडियल, सारे मसल्स ही हमारे डैमेज हो जाएंगे, मतलब डीनर्वेटेड हो जाएंगे और एट्रोफी हो जाएंगे इनकी. तो मेनली दे आर रेडियल नर्व सप्लाई द एक्सटेंसिव मसल ऑफ द फोरआर्म एज वेल. तो आप लोग देख सकते हैं. When the nerve is injured in the radial groove, the tricep is not usually completely paralyzed, but only weakened because only the medial head is affected. This is MCQs. Next is measuring of the pulse rate. So you know we measure the pulse हम करते हैं थंब वाली साइड पे. तो थंब वाली साइड पे हमारी रेडियस होती है. इफ़ वी कंसीडर आवर सेल्फ बॉडी और हम देखें कि एनाटॉमिकल पोजीशन में ये कौन सी साइड है, तो दिस इज़ द लेटरल साइड. थंब वाली साइड लेटरल साइड होती है. तो लेटरल साइड पे आप लोग को पता है रेडियस प्रेजेंट होती है. रेडियस और रेडियल नर्व
यानी रेडियस पे रेडियल नर्व होगी, तो हम पल्स मेजर करते हैं रेडियल नर्व से। तो इधर हमसे एमसीक्यूज क्या पूछा जा सकता है कि रेडियल नर्व जहाँ पे हम रेडियल इम्पल्स, रेडियल आर्टरी से जो हम इम्पल्स फाइंड करते हैं वो किस टेंडन के लेटरल प्रेजेंट है। सो इट इज़ प्रेजेंट टू फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब पूछा जा सकता है कि ये किन दो टेंडन्स के दरमियान में है। तो द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस एंड abductor pollicis longus, the artery may be compressed against the distal ends of the radius where it lies between. In the distal end it lies between the tendon of flexor carpi radialis and abductor pollicis longus. So basically अगर आपसे पूछा जाए which tendon is present on the lateral side, तो abductor pollicis longus is present on the lateral side. This is a very tricky question. और अगर पूछा जाए which tendon is on the medial side, then the tendon of flexor carpi radialis is on the medial side. अगर पूछा जाए कि abductor pollicis longus के medial कौन सी आर्टरी है, सो यू मस्ट नो के रेडियल आर्टरी है। अगर पूछा जाए रेडियल आर्टरी के लेटरल कौन से मसल का टेंडन है, तो लेटरल abductor pollicis longus का टेंडन है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अ रेडियल पल्स में बी फेल्ट, रेडियल पल्स एक तो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस, एक हम कर सकते हैं एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। आप लोग को एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का पता है, यहाँ पे आप लोग रेडियल पल्स फील कर सकते हैं। आप लोग अभी एक्सपेरिमेंट अपने आप पे करके देखें। What is wrist drop? This is a very common SCQ, MCQs, Viva question, that which nerve damage caused the wrist drop. So you must know that radial nerve is responsible for the wrist drop. What is wrist drop? Wrist drop is like this. Wrist drop हुई है, यहाँ पे फ्लेक्शन हुई है wrist पे भी, और मेटाकार्पोफ्रिंजियल जॉइंट पे भी हमारे पास फ्लेक्शन हुई है। ये इसकी मैं आपको डायग्राम भी दिखाता हूँ। It is the characteristic sign of the radial nerve damage. Inability to extend wrist at the finger and the metacarpopharyngeal joint, wrist वाले में भी है और finger। अब देखें, आप लोगों को मैंने दिखाया था कि रेडियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ द एक्सटेंसर्स। अगर एक्सटेंसर डैमेज हो गए हैं तो क्या होगा, फ्लेक्शन ओवरकम कर जाएगी। तो ये एक्सटेंसर डैमेज हो गया तो ये हमारी फ्लेक्शन हो जाएगी। दिस इज द रिस्ट ड्रॉप। आगे आप लोग देखें, दिस इज द डायग्राम। तो आप लोग देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये मैं आप लोग को शो करता हूँ। ये जो रिस्ट है यहाँ पे फ्लेक्शन हुई है, ये मेटाकार्पोफ्रिंजियल जॉइंट है, मेटाकार्पल्स और फ्रिंजेस के दरमियान में, यहाँ पे भी फ्लेक्शन हुई है। तो दिस इज ड्यू टू द डैमेज ऑफ द रेडियल नर्व। तो ये आप लोगों को आना चाहिए लाजमी। इंजरी टू द मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। सो आप लोगों को पहले बताना चाहिए मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ बाइसेप मसल, ब्रेकियोरेडियलिस मसल एंड कोरेकोब्रेकियलिस मसल। तो ये मसल्स मेनली फ्लेक्सर्स ऑफ फोर आर्म है, यहाँ पे जो फ्लेक्शन होती है एल्बो जॉइंट पे। बेसिकली मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व उन मसल्स को सप्लाई करती है। एज अ रिजल्ट ऑफ डैमेज ऑफ द मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, हमारी जो शोल्डर पे फ्लेक्शन होती है उस फ्लेक्शन पे क्या फ़र्क आएगा। शोल्डर पे फ्लेक्शन में स्लाइटली रिस्पॉन्सिबल होता है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप एंड कोरेकोब्रेकियलिस, क्योंकि कोरेकोब्रेकियलिस का ओरिजिन जो होता है वो कोरोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से होता है। तो स्लाइट वीकनिंग ऑफ फ्लेक्शन होगी, बिकॉज मेनली फ्लेक्शन में एंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टोइड एंड पेक्ट मेजर इज ऑल्सो इन्वॉल्व, तो वो उसकी नर्व सप्लाई डिफरेंट है। तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इतना ज़्यादा यहाँ पे डैमेज नहीं करती, बट जो हमारी फ्लेक्शन होती है फोर आर्म, यहाँ पे एल्बो मसल पे, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट एंड सुपिनेशन इज अफेक्टेड, ग्रेटली अफेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली कोरेकोब्रेकियलिस एंड बाइसेप ब्रेकिया, दीज आर द फ्लेक्सर्स जो कि हमारे पास फोर आर्म को फ्लेक्स करते हैं। अब यहाँ पे वीकली फ्लेक्शन लॉस होगी, बट अभी भी स्लाइट फ्लेक्शन भी हो रही है और सुपिनेशन भी हो रही है। विच मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लाइट फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन एज अ रिजल्ट ऑफ डैमेज ऑफ मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ये आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो ब्रेकियोरेडियलिस एंड सुपिनेटर आर रिस्पॉन्सिबल। ब्रेकियोरेडियलिस इज द फ्लेक्सर मसल ऑफ forearm or supinator, as the name indicate it is a supinator, it cause supination। और ब्रेकियोरेडियलिस जो है आप लोगों को पता होना चाहिए रेडियल नर्व इसको सप्लाई करती है, सुपिनेटर को भी रेडियल नर्व सप्लाई करती है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, दिस इज ब्रेकियोरेडियलिस मसल जिसका ओरिजिन हमारे पास ह्यूमरस से होगा और इंसर्शन इसकी हमारे पास जाके रेडियस पे होगी। सो नेक्स्ट
क्वेश्चन, लॉस ऑफ सेंसेशन अकर ऑन द लेटरल साइड सरफेस ऑफ द फोरआर्म। जो यहाँ पे लेटरल सरफेस होती है फोरआर्म की, यहाँ पे हमारी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सप्लाई कर रही होती है। यू शुड नो द इनर्वेशन ऑफ एवरी नर्व। ये आप लोगों से एससीक्यू में डायग्रामेटिकली पूछा जाता है। इसको कौन सी नर्व सप्लाई कर रही होती है? द कंटिन्यूएशन ऑफ मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। सो द लेटरल एंटीब्रेकियल क्यूटेनियस नर्व इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। So the next is Colles fracture, which is one of the most common fracture of forearm, and it is the fracture of the radius. So a complete transfer fracture of the distal 2 centimeter of the radius. You should clear about the concept of proximal and distal. Proximal is the upper part and distal is the lower part. तो lower part के 2 centimeter above Colles fracture radius का डैमेज होता है। तो ये मैं आपको डायग्रामेटिकली भी दिखाऊंगा। मैं बाकी वाले फीचर्स बताता हूँ। मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर ऑफ फोरआर्म अगर पूछे, इट्स Colles fracture। फिर ये कब कैसे होता है? इफ़ यू फॉल ऑन द आउटस्ट्रेच हैंड, फॉर एग्जांपल आप गिरने लगे तो आप ऐसे बाजू नीचे करते हैं, तो ये जब आपका हाथ कंप्रेस होगा तो मोस्ट लाइकली रेडियस डैमेज हो सकती है। शॉर्टनिंग ऑफ द रेडियस हो जाएगी ऑब्वियसली व्हेन अ बोन गेट फ्रैक्चर्ड, तो बोन छोटी हो जाती है। फॉर एग्जांपल उसका पीस जब टिल्ट हो जाएगा स्ट्रेट की जगह तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगी। डिनर फोक डिफॉर्मिटी, ये मैं आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज़ द डायग्राम। सो दिस इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। दिस इज़ द नॉर्मल हैंड। ये अगर आप इस तरह गिरते हैं आउटस्ट्रेच हैंड तो तब भी डैमेज होने का खतरा है। सो यू कैन सी हेयर डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस इज डैमेज। और स्लाइटली समटाइम्स वो पूछ सकते हैं अल्ना का कोई डैमेज होता है? यस, अल्ना भी थोड़ी सी डैमेज होती है। अवर्जन ऑफ द स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना इज डैमेज एज अ रिजल्ट ऑफ Colles फ्रैक्चर। हम उसको इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस इज डिनर फोक डिफॉर्मिटी। आपका हाथ इस तरह हो जाता है लाइक अ फोक। सो नेक्स्ट important clinical is a fracture of scaphoid bone. Scaphoid is a carpal bone, so it can be asked in MCQs. Most common fracture of the carpal bone, then it's scaphoid bone. So as a result from fall of the palm when the hand is abducted आप लोगों को पता है hand बाहर की साइड पे अगर हो, adduction in अंदर की साइड पे हो। This is mostly misdiagnosed with the severely sprained wrist। आप लोगों को पता होना चाहिए what is difference between sprain and the fracture. Fracture is the damage to the bone, where sprain caused by the damage to the ligament. तो अगर आपसे पूछा जाए what is sprain, तो आप लोगों ने बताना है if the ligament is extended more than its ability, or maybe the ligament is ruptured, as a result sprain of the wrist will occur। अगर यहाँ पे कोई लिगामेंट हो, बाकी जगह पे भी sprain की एक ही डेफिनेशन रहेगी। तो एवेस्कुलर नेक्रोसिस के मोस्ट लाइकली चांसेस होते हैं एज देयर इज लेस ब्लड सप्लाई। तो आप लोग ये देख सकते हैं दिस इज द स्केफॉइड बोन। सो यहाँ पे ये एवेस्कुलर नेक्रोसिस हुआ है इस बोन का। सो द नेक्स्ट क्लिनिकल इज फ्रैक्चर ऑफ द हेमेट बोन। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर। ये नॉन यूनियन फ्रैक्चर होता है। यहाँ पे इसकी यूनियन काफ़ी डिफिकल्ट होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रैक्चर ऑफ द हेमेट कॉज damage to which nerve? So ulnar nerve is most likely to be damaged as a result of damage of hamate. So how ulnar nerve is damaged? What is the path of ulnar nerve? तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, you will be amazed। और क्या चीज़ डैमेज करती है? hook of hamate as a result of damage of hook of hamate। So मैं आप लोगों को अभी diagrammatic representation दिखाऊंगा। Decrease in grip strength, this is our grip। This is caused by it is due to the ulnar nerve। ये हमारी flexors of hands को supply करती है जो कि हमारी grip में help करते हैं। Otherwise we are unable to button our buttons, like हम बटन नहीं कर सकते हैं, ना हम कोई चीज़ strongly grip कर सकते हैं। ulnar artery भी उधर से गुजर रहती है, so it is also most likely to damage। So you can see here in the diagram, this is most beautiful diagram। ये hook of hamate है, इसके नीचे से ये ulnar nerve गुजर रही है। सो अल्नर नर्व अगर डैमेज हो जाती है, सो यहाँ पे फ्लेक्सेस डैमेज और एज अ रिजल्ट ऑफ विच ग्रिप स्ट्रेंथ डिक्रीज। तो ये आप लोग देख सकते हैं, आप लोग का भूलना नहीं चाहिए। तो ये आप लोग देख सकते हैं दिस इज अ पुल टेस्ट। यहाँ पे पुल किया जाएगा, तो अगर फ्लेक्सर्स एक्टिव हो गए तो वो जोर लगा सकते हैं। इफ द फ्लेक्सर आर डैमेज तो वो जोर ही नहीं लगा सकते इसके अगेंस्ट। तो ये पूरा पार्ट है अल्नर नर्व का विच इज रिप्रेजेंटेड बाय येलो लाइन। इंटीरियर फोर आर्म, फ्रंट ऑफ द फोर आर्म में क्या क्या हमारे पास मसल्स होते हैं जो कि फ्लेक्स करते हैं हमारे आर्म को एल्बो जॉइंट पे। तो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम फंडस प्रोफंडस।
इसको हमारे पास क्या सप्लाई करती है, अल्नर नर्व सप्लाई टू दीज मसल ऑफ फोरआर्म, और हैंड के मोस्टली मसल्स को अल्नर नर्व सप्लाई करती है। हाइपोथेनार मसल विच आर प्रेजेंट ऑन द लिटिल फिंगर साइड, थिनार मसल हमारे पास प्रेजेंट होते हैं ऑन द थंब साइड, लेकिन उसको अल्नर नर्व नहीं सप्लाई करती थिनार मसल्स को। मीडियल टू लम्ब्रिकल्स, adductor pollicis, palmar and dorsal interosseae of hand, palmaris brevis, so सारे इंपॉर्टेंट मसल्स जो कि फ्लेक्शन में हेल्प कर रहे हैं उसको सप्लाई कर रही है अल्नर नर्व। सो डैमेज टू द अल्नर नर्व कोज डिक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रिप, तो ये इसकी रीज़न थी। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि बोन्स के रिलेटेड है वो मैं इसमें और डिस्कस करूँगा। दिस वीकेस्ट पार्ट ऑफ द क्लेविकल इज द जंक्शन ऑफ मिडल एंड द लैटरल थर्ड। सो लेटरल थर्ड यहाँ वाली साइड पे है, हमारी शोल्डर वाली साइड पे, तो यहाँ ये वीकेस्ट पार्ट होता है जहाँ पे कर्वेचर बन रहा होता है। स्कैपुला का मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर कौन सा है, रोड साइड एक्सीडेंट पे होता है, एंड एक्रोमियन फ्रैक्चर इज मोस्ट लाइकली। Avulsion fracture of greater tubercle of humerus result mainly in medial rotation, so this can be asked in MCQs. Now comes to the boxer fracture. So boxers आप लोगों को पता है बॉक्सिंग में पंच यूज होगा। सो बॉक्सर फ्रैक्चर मोस्ट लाइकली ये जो हमारी मेटाकार्पल्स होती है इसमें से फिफ्थ मेटाकार्पल का फ्रैक्चर होता है। सो आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है विच मेटाकार्पल इज डैमेज इन द बॉक्सर फ्रैक्चर, सो फिफ्थ मेटाकार्पल इज डैमेज। तो ये अनस्किल्ड पर्सन अगर हमारी जैसा कोई पंच करने लगे, अबडक्टेड फिस्ट हो और वो उसको यूज़ करे तो मोस्ट लाइकली डैमेज हो सकती है। जो हमारी द मेटाकार्पल एक्सेप्ट द फर्स्ट मेटाकार्पल आर क्लोजली बाउंड। तो हमारी फर्स्ट मेटाकार्पल अगर डैमेज होती है जो कि हमारी थंब वाली होगी तो ये क्लोजली बाउंड नहीं है, तो ये इसका फ्रैक्चर थोड़ा ज़्यादा हमारे पास डिविएटिंग होगा, लेकिन बाकी को एक दूसरी मेटाकार्पल सपोर्ट कर रही होती हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं डैमेज टू द फ्रैक्चर, दिस इज द फिफ्थ मेटाकार्पल, ये हमारी जो लिटिल फिंगर है ये वो वाली मेटाकार्पल है, इट इज़ डैमेज्ड। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं द हेड ऑफ मेटाकार्पल फॉर्म्स अ नकल ड्यूरिंग द इनक्लोज फिस्ट, सो दिस इज द बॉक्सेस फ्रैक्चर, फिफ्थ मेटाकार्पल डैमेज। Absence of pectoralis major, so absence of pectoralis major, usually sternocostal part of the pectoralis major is absent, और ये अनकॉमन होता है। नो डिसेबिलिटी, लॉस्ट इंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड, इंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड जो यहाँ पे बन रहा होता है वो नहीं बनेगा। अच्छा ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ पोलैंड सिंड्रोम। व्हाट इज़ पोलैंड सिंड्रोम? when both pectoralis major and the pectoralis minor is absent, तो breast hypoplasia हो सकता है, और sometimes in severe cases absence of 2 to 4 rib segment as well. So this is all। बाकी clinicals में जो है वो next part में discuss करूँगा जिसमें हम arm, forearm और hands के clinicals discuss करेंगे। Thank you very much.